मेरे जैसे सभी 90s के जो किड्स हैं उन सब के पास वो एक मेमोरी होती है सफर की। वो ज्यादातर लोगों के लिए एसी कार वाली मेमोरी नहीं होती, वो मेमोरी होती है जिसमें आप स्टेट ट्रांसपोर्ट बस की खिड़की के पास बैठे होते हो, बहुत सारी भीड़ होती है, बहुत सारी धूल होती है, या फिर वो जो किराए की शेयर्ड सूमो या जीप में आप बैठे होते हो जिसमें ड्राइवर 2 लोगों की जगह 4 को एक साथ आगे बिठा लेता है। याद है कि उस टाइम सड़कें कैसी होती थी? सिंगल लेन, टूटी फूटी, गड्ढों में सड़क थी या सड़कों में गड्ढे थे, किसी को पता ही नहीं चलता था। अगर आगे कहीं ट्रक खराब हो गया तो समझ लो अगले 2 घंटे वहीं खड़े रहो। 100 किलोमीटर का सफर तय करने में आधा दिन निकल जाता था। सफर का मतलब ही था थकान, धक्के और कमर का दर्द। लेकिन आज पिक्चर बदलने लगी है। सब कुछ अच्छा नहीं है बट काफी अच्छा है। आज वही बस, वही टैक्सी समृद्धि महामार्ग या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चलती है। खड्डा तो छोड़िए, स्पीड ब्रेकर नहीं मिलता है अगर आप किस्मत वाले हैं तो। जो सफर पहले 10 घंटे में होता था वो 5 घंटे में निपट जाता है। हमने धक्के को स्पीड में रिप्लेस किया है काफी हद तक, लेकिन स्पीड का एक इनवॉइस है। हर थोड़ी थोड़ी देर में आवाज आती है बीप। समझ गए? चाहे आप बस में हो या टैक्सी में हो, ये पैसा आपकी जेब से कट रहा है। और ये पैसा कहाँ कटता है? टोल प्लाजाज या फिर फ्यूल का खर्चा ऑफ कोर्स। बट ये टोल वाला जो है ये बड़ा खास है। चलो आओ थोड़ा दिमाग में वो चुभने वाला सवाल पूछते हैं। यार हम टैक्स भरते हैं, सेस भरते हैं, फिर ये सड़क यूज करने के लिए किराया अलग से क्यों दे रहे हैं हम? और सबसे बड़ी बात, ये टोल कभी खत्म क्यों नहीं होता है? सड़क तो 10 साल पहले बन गई थी ना। आज हम इस सुविधा वर्सेस वसूली की कहानी को डिकोड करेंगे, क्योंकि ये चमचमाती हुई जो सड़कें हैं ये फ्री नहीं है। ये बनी है एक मैसिव क्रेडिट कार्ड पर जिसका नाम है NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एक तरफ डेवलपमेंट की स्पीड है और दूसरी तरफ 3.42 लाख करोड़ का कर्जा है। तो आज ग्रो एज विद जयंत मुंद्रा यानी मेरे साथ चलिए ये समझते हैं कि आखिर ये ग्रेट इंडियन हाईवे पैराडॉक्स है क्या। तो दोस्तों सबसे पहले आओ बात करते हैं पैसे की। आपने न्यूज में सुना ही होगा कि NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया कर्जे में डूबी हुई है। जून 2024 तक ये कर्जा 3.42 लाख करोड़ तक पहुंच चुका था। इसी डेटा को लेकर के काफी लोगों को डर भी लगता है कि इंडिया कहीं किसी डेट ट्रैप में तो नहीं फंस रहा है। लेकिन कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले सिस्टम बहुत ही सिंपल था, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाओ। मतलब सरकार टैक्सेस कलेक्ट करती थी और उस पैसे से जितना हो सके उतनी सड़क बना लेती थी। प्रॉब्लम ये थी कि टैक्सेस धीरे धीरे आते थे, लैंड एक्विजिशन में सालों लग जाते थे। नतीजा ये था कि प्रोजेक्ट्स अटक जाते थे और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर ग्लोबल स्टैंडर्ड से डिकेड्स पीछे रह गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट बहुत ही बड़ा था। फिर 2015 आया और वहां पे पॉलिसी को थोड़ा बदला गया। टारगेट हुआ कि हमें स्पीड में सड़कें बनानी है। सरकार ने डिसाइड किया कि हम टैक्स का इंतजार नहीं करेंगे, हम मार्केट से उधार लेंगे और अभी की अभी सड़कें बनाएंगे। इसलिए NHAI का डेट एकदम से बढ़ना शुरू हुआ। पहले जो नॉमिनल था वो आज लाखों करोड़ों में पहुंच चुका है। अब आप पूछेंगे मेरे पेट्रोल से जो सेस लगता है वो कहां गया? देखिए सेस का पैसा तो आता है, लेकिन एक्सप्रेसवेज बनाने के लिए जो कॉस्ट आती है वो और कहीं ज्यादा है। सबसे महंगा पार्ट होता है इसमें जमीन। एंड इस चक्कर में सेस का जो पैसा आता है वो इक्विटी बन के रह जाता है। लेकिन केपेक्स के लिए, प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए NHAI को बोरो करना ही पड़ता है। अगर NHAI ये कर्जा नहीं लेती तो क्या होता? वेल, शायद हमारा डेटा जीरो होता, लेकिन फिर ये आधे एक्सप्रेसवेज आज एग्जिस्ट ही नहीं करते। हम आज भी उसी पुरानी सिंगल लेन की रोड पर चल रहे होते या फिर उन्हीं गिने चुने बढ़िया हाईवेज को देख पाते। लेकिन इस पिक्चर का एक और एंगल है जो कि न्यूज हेडलाइंस में अक्सर मिस हो जाता है। ये 3.42 लाख करोड़ का जो कर्जा है ये परमानेंट नहीं है और ना ही NHAI का प्लान है कि वो अगले 30 साल तक खुद नाके पर खड़े होकर टोल कलेक्ट करते रहे। सरकार अब रोड डेवलपर से एसेट मैनेजर बनती जा रही है। इस स्ट्रैटेजी का नाम है एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। समझते हैं कैसे? वेल, NHAI का नया मॉडल है रिस्क लो, रोड बनाओ, ट्रैफिक लाओ, और जैसे ही रोड स्टेबलाइज हो जाए, कैश फ्लो आना शुरू हो जाए, उसे फ्लिप कर दो। इसको डिटेल में समझते हैं। इसे फाइनेंशियल दुनिया में कहते हैं इनविट्स यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और TOTB यानी कि टोल ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल। आओ डिटेल में जाते हैं। तो देखो जो बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, जैसे कि कनाडा का पेंशन फंड है CPPIB, या फिर प्राइवेट इक्विटी जायंट है KKR, या फिर सिंगापुर का सोवरेन वेल्थ फंड है GIC, ये इंडिया में लाइन लगा के खड़े हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट जीरो या नॉमिनल है। उन्हें यील्ड चाहिए, उन्हें रिटर्न चाहिए, और इंडिया की हाईवेज उन्हें वो स्टेडी 7 से 8% का रिटर्न देते हैं जो उन्हें अपने देश में नहीं मिलता। तो डील बहुत सिंपल है। NHAI कहती है ये लो चलती हुई रोड, हमने सब कुछ बना दी है, कोई टेंशन नहीं है, अगले 30 साल का टोल तुम्हारा, हमें लेकिन आज के आज 5,000 करोड़ रुपए दे दो, 10,000 करोड़ रुपए दे दो अप फ्रंट। तो NHAI वो पैसा लेती है, अपना पुराना कर्जा उतारती है और वो पैसा लेकर के नई सड़क बनाने शुरू कर देती है। ये एक मैसिव रोटेटिंग फंड बन गया है। रोड वही रहती है, जमीन सरकार की रहती है, बस टोल का अधिकार लीज पर किसी और को दे दिया जाता है। तो अगली बार जब आप सोचे कि देश कर्जे में डूब रहा है तो याद रखिएगा, वी आरंट जस्ट बिल्डिंग रोड्स, वी आर बिल्डिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फॉर द वॉल स्ट्रीट एज वेल एज दलाल स्ट्रीट। लेकिन जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर और डेट की बात करते हैं तो हमें पड़ोसी की तरफ भी देखना पड़ेगा। दुनिया में सिर्फ एक ही देश है जिसने इंडिया से तेज और बड़ा नेटवर्क बनाया है, वो है चाइना। चाइना ने पिछले 20 साल के अंदर 1.6 लाख किलोमीटर के एक्सप्रेसवेज बना दिए हैं। स्पीड अनइमेजिनेबल थी।
लेकिन आज चाइना हमें वार्निंग सिग्नल दे रहा है। वहाँ एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हैं LGFV, यानी कि लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसिंग व्हीकल्स। चाइना की लोकल सरकारों ने अंधाधुंध बोरोइंग की, लोन उठाए। उन्होंने ऐसी जगह भी शानदार 8 लेन के हाईवे बना दिए जहां गाड़ियां है ही नहीं। गुइजो प्रोविंस का एक एग्जांपल ले लीजिए, वहां दुनिया के सबसे बड़े ऊंचे ब्रिजेस हैं, पर उन ब्रिजेस पे चलने के लिए ट्रैफिक ही नहीं है। इसे कहते हैं आर्टिफिशियल GDP बूस्ट। कंस्ट्रक्शन करके इकोनॉमी तो दिखा दी, पर अब वो एसेट्स डेड एसेट्स बनते जा रहे हैं। चाइना का इंटरनल डेट आज क्राइसिस मोड में है क्योंकि टोल कलेक्शन से इंटरेस्ट कॉस्ट भी कवर नहीं हो रहा है। इंडिया के सामने द ग्रेट इंडियन डिलेमा यही है, हमें स्पीड चाहिए पर हमें चाइना जैसा बबल अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर हमने पॉलिटिकल प्रेशर में आकर के ऐसे रूट्स पर एक्सपेंसिव एक्सप्रेसवेज बनाना शुरू कर दिया जहां पे इंडस्ट्रियल डिमांड है ही नहीं, तो ये जो 3 लाख करोड़ का डेट है वो गुड डेट से बैड डेट बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सो वी नीड हाईवेज एम्ड एट फैक्ट्रीज एंड नॉट जस्ट वोट्स। और फैक्ट्री से याद आया, एक कड़वा सच भी है, हाईवेज एक्चुअली आपके और मेरे लिए नहीं बनते। कार ओनर्स तो बस सिस्टम का बीटा टेस्टर होता है। असली गेम है इंडिया के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना। आज के दिन इंडिया में लॉजिस्टिक्स एज अ कॉस्ट ऑफ GDP इज 14%। डेवलप्ड कंट्रीज जो होते हैं, चाहे चाइना को ही उठा लीजिए, वहां पे नंबर 7-8% के आसपास होता है। ये जो 6% का गैप है हमारे और उनके बीच, ये नजर आता है मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स में, जिनको बाहर जाकर के मार्केट कैप्चर करने में उतनी ही दिक्कत आती है। NHAI की कमाई का 75% हिस्सा आज के दिन कॉमर्शियल व्हीकल से आता है, यानी ट्रक से आता है। एक ट्रकर के लिए इक्वेशन बहुत ही अलग होती है। पुरानी सड़क का मतलब गड्ढे होंगे, धूल होगी, लो माइलेज होगी, और सबसे बड़ी बात, RTO और पुलिस की वसूली हर चेक पोस्ट पे होगी। एक्सप्रेसवेज का मतलब है क्लीन रोड, कांस्टेंट स्पीड और टर्न अराउंड टाइम में गिरावट। अगर एक ट्रक महीने में दिल्ली मुंबई की ट्रिप 3 बार करता है, अब वो 4 बार अगर कर पाता है, तो जो एक्स्ट्रा ट्रिप है वो उसके लिए प्रॉफिट है। उस प्रॉफिट से वो खुशी खुशी टोल देने को तैयार है। लेकिन प्रॉब्लम हम कार वालों के साथ होती है। हम रोड को एसेट की तरह यूज नहीं करते, हम एक्सपीरियंस के लिए यूज करते हैं। हमारे लिए टाइम मनी नहीं है, कन्वीनियंस है। तो टेक्निकली जब आप टोल भरते हैं, आप सिर्फ सड़क का किराया नहीं दे रहे हैं, आप इंडिया की सप्लाई चेन को एफिशिएंट बनाने के लिए अलग से सब्सिडी दे रहे हैं। हकीकत तो यह है कि आपकी जेब से निकला पैसा इनडायरेक्टली किसी फैक्ट्री के ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को कम करने में जा रहा है। एक और फैक्टर है जो कि डेट को बढ़ाता है। बाय द वे, अक्सर स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी स्टेट हाईवेज को NHAI को हैंडओवर कर देती हैं, क्योंकि स्टेट के पास मेंटेन करने के लिए उतना बजट नहीं होता। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया उस 2 लेन के हाईवे को लेती है, उसको 4 लेन का नेशनल हाईवे बना देती है। ये डेवलपमेंट है, लेकिन इसका खर्चा NHAI की बैलेंस शीट पर आता है और इसका रिकवरी आपकी जेब से टोल के थ्रू लिया जाता है। सो इज दिस बैड डेट? इकोनॉमिस्ट कहेंगे इट क्रिएट्स एन एसेट, लेकिन आम आदमी के लिए ये डेट एक लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन मॉडल बन चुका है। पर ठीक है, चलो अब इस सवाल पे आते हैं जो कि हर यात्री के दिमाग में आता है। भाई, सड़क को बने हुए 15 साल हो गए हैं, कॉस्ट तो रिकवर हो गई होगी, अब तो टोल हटा दो, कब तक ये टोल चलेगा? वेल, इसका जवाब इंजीनियरिंग में नहीं, कॉन्ट्रैक्ट्स में छुपा होता है। इंडिया में सड़कें बनाने के लिए मॉडल में सबसे कंट्रोवर्शियल मॉडल है BOT, यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। मान लीजिए एक हाईवे 2005 में बना, कॉन्ट्रैक्ट था कि 2025 में टोल बंद हो जाएगा, लेकिन 2024 आते आते ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उस हाईवे पे। कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज होता है कैपेसिटी ऑगमेंटेशन का। ये कहता है अगर ट्रैफिक एक लिमिट को क्रॉस करेगा तो कॉन्ट्रैक्टर को रोड को 6 लेन की करना पड़ेगा, और कंपनी कहती है ठीक है हम वो कर देंगे, लेकिन इसमें और पैसा लगेगा, जो कि फिर हम और 10 साल तक टोल कलेक्ट करके वापस लेंगे। और बस इसी तरह फिनिश लाइन आगे खिसक जाती है। एग्जाम्पल है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे। ये इंडिया का सबसे पहला एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट था। इसका ओरिजिनल कंसेशन 2019 में एंड होना था, लेकिन फिर एक्सटेंड हो गया 2030 तक। अब मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट नाम से एक बड़ा एक्सपेंशन ऑलरेडी चल रहा है। उसके कारण एक्सपेक्टेड है कि ये जो कंसेशन पीरियड है 2045 तक एक्सटेंड किया जाएगा। सड़क कभी कंप्लीट ही नहीं होती है, वो हमेशा अपग्रेड मोड में ही रहती है, और जब तक कंस्ट्रक्शन चालू रहेगा तब तक वसूली चालू रहेगी। ये कोई स्कैम नहीं है, ये बाइंडिंग लीगल अग्रीमेंट है। पर अगर आपको लगता है कि कैपेसिटी ऑगमेंटेशन ही एक ट्रैप है, तो मैं आपको बता देता हूं कि हॉरर स्टोरी की शुरुआत यहाँ पे हुई है। आपको अलग कहानी सुनाता हूँ दिल्ली के मशहूर DND फ्लाईवे की, जो दिल्ली और नोएडा को जोड़ता है। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जो दिखाता है कि अगर सिस्टम चाहे तो आम आदमी को कैसे निचोड़ा जा सकता है। 2001 में दिल्ली और नोएडा के बीच ट्रैफिक बढ़ रहा था। सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया ब्रिज बनाने का। लोग खुश थे, 15 मिनट में दिल्ली से नोएडा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के फाइन प्रिंट में एक 20% की गारंटी रिटर्न का क्लॉज था। कंपनी को अपने टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट पर हर साल 20% रिटर्न मिलना मैंडेटरी था, और अगर किसी साल टोल कलेक्शन कम हुआ तो पैसा कम पड़ जाएगा और प्रिंसिपल कॉस्ट में वो ऐड हो जाएगा। इसका मतलब आप समझ रहे हो? मैथ दिमाग घुमा देने वाला है। मान लीजिए कॉस्ट 100 रुपए का था, रिटर्न चाहिए 20 रुपए का, लेकिन टोल आया सिर्फ 10 रुपए का, तो अगले साल 100 नहीं 110 की कॉस्ट आपको रिकवर करनी होगी। अब रिटर्न चाहिए 110 पर। DND के केस में यही हुआ। लोग सालों तक टोल भरते गए। कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए इससे कलेक्ट किए, लेकिन पेपर्स पर उनका रिकवरेबल कॉस्ट कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक पॉइंट पर ऐसा हुआ ये कॉस्ट 5000 करोड़ से ऊपर चली गई।
ये एक मैथमेटिकल इम्पॉसिबिलिटी बन गया था। टोल कयामत तक चलता तो भी ये डेट कभी क्लियर नहीं हो सकता था। तो फाइनली जनता सड़कों पर उतर आई, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और जजेस ने जब कॉन्ट्रैक्ट देखा वो भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है और टोल कलेक्शन रोकने का ऑर्डर दिया। देखो, मैं मानता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन जो रूल साफ हैं क्या वो भी फॉलो होते हैं हमारे देश में? जो बातें हुई वो तो ठीक है। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑडिटर है, उनकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। पहला वायलेशन है द 60 किलोमीटर रूल। रूल्स कहते हैं कि किसी भी नेशनल हाईवे पर दो प्लाजाज के बीच में कम से कम 60 किलोमीटर का गैप होना चाहिए ताकि लोकल लोगों पर टैक्स बर्डन ना बने। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट ने पाया कि ये रूल खुलेआम वायलेट होता है। कई जगह पे प्लाजास पास पास बनाए गए हैं और पब्लिक से इलीगली टोल को वसूला जाता है। दूसरा ऐसे ही शौक है अधूरी सड़क का पूरा पैसा। रूल है कि टोल कभी भी शुरू नहीं होगा जब तक रोड पूरी नहीं होती। अगर रोड 75% तक बनी है तो टोल भी कम होना चाहिए। लेकिन सीएजी ने पाया कि कई प्लाजास पर जब कंस्ट्रक्शन डिले चल रहा है तब भी पूरा का पूरा टोल कलेक्ट किया जा रहा है। आपने पैसे दिए हैं एक्सप्रेसवे के, लेकिन सर्विस मिल रही है कंस्ट्रक्शन साइट की। सीएजी के अनुसार एनएचएआई ने कम्यूटर से 154 करोड़ रुपीस गलत तरीके से इस तरह ले लिए। और तीसरा ऐसा ही शौक है गोल्ड प्लेटिंग। इसका एग्जाम्पल है द्वारका एक्सप्रेसवे। कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि 18 करोड़ पर किलोमीटर का कॉस्ट आएगा, लेकिन एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जब पहुंची तो वो आया 250 करोड़ पर किलोमीटर। सरकार ने कहा कि डिजाइन चेंज हुए, टनल्स बन गई, लेकिन लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर सड़क 14 गुना महंगी हुई है तो उसका कर्जा उतारने के लिए भी तो टोल उतना लंबा चलेगा। पर चलो, ये सब बातें तो हमने समझ ली। अब जरा बात करते हैं आने वाले कल की। टोल बूथ्स, वो लंबी लाइनें, वो खुले पैसे नहीं होने की चिक, ये सब अब हिस्ट्री बनने वाला है। लेकिन टोल रेट की बात तो सब करते हैं, पर एक हिडन कॉस्ट है जो आपकी नजरों के सामने है पर आप उसे अक्सर देखते नहीं है। इसे मैं कहता हूं द स्टारबक्स मॉडल ऑफ बैंकिंग। आपका फास्टैग वाला जो वॉलेट है, आज इंडिया में 8 करोड़ से ज्यादा फास्टैग इश्यूज हो चुके हैं। एंड हर टैग के पीछे दो तरह के पैसे ब्लॉक होते हैं। पहला सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो अक्सर रिफंड नहीं मिलता क्योंकि प्रोसेस इतना टीडियस है। और दूसरा है मिनिमम वॉलेट का बैलेंस। अगर हम कंजर्वेटिव होके भी माने तो एवरेज हर वॉलेट के अंदर 200 रुपए पड़े होते हैं। उसके हिसाब से देखो तो आज हमारे बैंकों के पास लगभग 1600 करोड़ रुपए पड़े हैं। ये पैसा आपका है, पर पड़ा कहाँ है? बैंक के पास। इसे कहते हैं फ्लोट मनी। ये बैंक्स के लिए सपने की तरह होता है, जीरो इंटरेस्ट पर मिला हुआ हजारों करोड़ का वर्किंग कैपिटल। जब आप हाईवे पर नहीं चढ़ते, बैंक उस पैसे को मार्केट में घुमाकर तगड़ा ब्याज कमाता है। और इसके ऊपर हर टोल ट्रांजैक्शन पर बैंक और एनपीसीआई एक कट लेते ही हैं, जिसे एमडीआर कहते हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई का रिसेंट क्रैकडाउन याद है ना? उसका एक बड़ा हिस्सा फास्टैग इकोसिस्टम से ही आता था। तो ये सब बातें हमें क्या बताती है कि टोल सिर्फ तब तक नहीं है जब तक आप हाईवे के ऊपर हैं। आपका पैसा तब भी किसी और के लिए कमाई कर रहा है जब आपकी गाड़ी गैराज में धूल खा रही है। तो अब सवाल है कि फ्यूचर में टोल आखिर कलेक्ट कैसे होगा? सरकार तैयारी कर रही है जीएनएसएस की, यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम टोलिंग। थोड़ा बड़ा लगता है, आसान भाषा में समझाता हूँ। ये टोल कलेक्शन का आईफोन मोमेंट है। कैसे काम करेगा? आपकी गाड़ी में एक ट्रैकर होगा, जीपीएस सैटेलाइट्स आपकी गाड़ी को ट्रैक करेंगे। आप हाईवे पर कहाँ चढ़ेंगे, कहाँ उतरेंगे, सब कुछ रिकॉर्ड होगा और सीधा आपके बैंक अकाउंट से वो पैसा कट जाएगा। नो बैरियर्स, नो स्टॉपिंग, नो स्पीड रिडक्शन। जर्मनी और सिंगापुर जैसी जगहों में ये सिस्टम ऑलरेडी काफी सालों से चल रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा होता है पे एज यू यूज। अभी अगर आप टोल रोड पे सिर्फ 5 किलोमीटर के लिए चढ़ते हैं तो भी आपको पूरा का पूरा टोल देना पड़ता है। जीएनएसएस में आपको सिर्फ 5 किलोमीटर के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। फेयर है, राइट? लेकिन हर टेक्नोलॉजी के साथ प्रिवेसी का टैक्स भी आता है। जीएनएसएस का बड़ा कंसर्न है सर्वेलेंस। सरकार के पास आपकी गाड़ी की पल पल का डेटा जाएगा कि आप कहां गए, कब गए, क्यों गए। और दूसरा रिस्क है डायनामिक प्राइसिंग का। टेक्नोलॉजी अलाउ करती है कि रेट्स रियल टाइम पे चेंज हो। कल को सरकार कह सकती है कि सुबह 9 बजे ऑफिस आवर्स में ट्रैफिक ज्यादा होता है, इसलिए टोल रेट डबल होगा। ये एसेंशियली एक कंजेशन टैक्स बन जाता है, जो कि सिंगापुर जैसे देशों में बहुत कॉमन है। तो दोस्तों, ओवरऑल जो भी हमने पढ़ा उसका नतीजा क्या बनता है? जब हम गांव जाने के लिए वो स्मूथ एक्सप्रेसवे लेते हैं ना, हमें खुशी होती है। लेकिन जब वो बीप बजता है और टोल कटता है तब थोड़ा सा दर्द भी होता है। हमें ये समझना होगा कि हम एक ट्रांजिशनल फेज में हैं। हमें पिछले 10 सालों में वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है जो डेवलप्ड नेशंस ने शायद 50 साल में किया था। अभी भी बहुत ज़्यादा डेफिसिट बाकी है, तो हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन स्पीड की कीमत तो होती है, और वो कीमत है डेट, यानी कि कर्जा। और वो डेट सर्विस हो रहा है इस टोल से। हाईवे अब सरकारी सेवा नहीं है, ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन चुका है। हमें बस विजिलेंट रहना है। हमें ये इंश्योर करना है कि कॉन्ट्रैक्ट्स फेयर हों और डीएनडी फ्लाईवे जैसी लूट दोबारा ना हो। तो अगली बार जब भी आप हाईवे या एक्सप्रेसवे पे अपनी गाड़ी को दौड़ाएं और फास्टैग का बीप सुने तो गुस्सा मत होइएगा। बस ये रियलाइज कीजिएगा कि आप एक डेवलपिंग नेशन के ग्रोथ इंजन में फ्यूल डाल रहे हैं। और हाँ, अपनी इनवॉइस को चेक जरूर करते रहिएगा। मैं हूं जयंत मुंद्रा और आप देख रहे हैं ग्रो एज। स्टे क्यूरियस, स्टे स्मार्ट। सी यू सून।
Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.